नमस्कार, मैं ज्योत्सना सिंह हेल्दी राष्ट्र में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ हम बात करते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की। जो दर्शक आज हमसे नए जुड़े हैं उन्हें बता दें कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जन्म हुआ इटली में सन 1865 में सर काउंट सीजर मैटी ने इस चिकित्सा पद्धति की खोज की। उनका मानना था कि मानव शरीर के लिम्फ और ब्लड अगर दूषित हो जाए तो शरीर जो है रोगों का घर बन जाता है। इन्हीं रोगों के निदान के लिए उन्होंने पौधों की ऊर्जा का इस्तेमाल कर औषधियां बनाई। ये औषधियां मानव शरीर के जो लिम्फ और ब्लड होते हैं उसको पूरी तरह शुद्ध कर देती हैं और जो रोग हैं उसको जड़ से खत्म कर देते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की ऐसी ही जानकारियां पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। और आज बात करते हैं आज के कार्यक्रम की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कैंसर पर। जी हाँ, कैंसर जो एक चुनौती बनी हुई है मेडिकल साइंस के सामने। और साथ ही हम बात करेंगे गैंग्रीनॉल फोर्ट की। जी हाँ, गैंग्रीनॉल फोर्ट जो चर्चा का विषय बनी हुई है। और साथ ही सबसे बड़ा प्रश्न, क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्या कैंसर का इलाज संभव है? ये ऐसे तमाम प्रश्न हैं जिसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। ये वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाला है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो कैंसर के पीड़ित हैं, जिनके घर में कोई कैंसर का रोगी है, उनके लिए ये जो एपिसोड है बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र के उप निदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा का। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर प्रभात हमारे इस कार्यक्रम में। मेरा पहला प्रश्न यही है कि गैंग्रीनॉल फोर्ट जो चर्चा का विषय बनी हुई है, जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता रही थी, ये दावा करती है कि 15 से 20 मिनट के अंदर ये कैंसर के मरीजों का जो दर्द है उसमें असर दिखा देती है। तो ये कब बनी और कहाँ इसका आविष्कार हुआ? देखिए, आपने ये जो पूछा कि गैंग्रीनॉल फोर्ट कब बनी, तो हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की नींव जब पड़ जाती है तो हम समय उसी समय से काउंट करना शुरू कर देते हैं। गैंग्रीनॉल फोर्ट की शुरुआत है, जहाँ तक गैंग्रीनॉल फोर्ट की शुरुआत की बात हुई तो इसको हम ये कहें कि सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र की जब नींव पड़ी थी 78-79 में, गैंग्रीनॉल फोर्ट की शुरुआत ही उसी समय हो गई थी। उसी समय से इस मेडिसिन पर, इस रिसर्च पे काम करना शुरू कर दिए थे डॉक्टर सिन्हा, डॉक्टर के सिन्हा जी हमारे पिता भी हैं और हमारे गुरु भी वही हैं। तो उन्होंने उसी समय से गैंग्रीनॉल फोर्ट पर काम करना शुरू किया और 1999 में सबसे पहले एक महिला मरीज पर, महिला पेशेंट पर, लेडीज पेशेंट पर इसका एप्लीकेशन हुआ और जब उसका रिजल्ट देखा गया तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला। मतलब खुद रिसर्च करने वाला जो था वो भी ऐसा उम्मीद नहीं कर रहा था कि ऐसा रिजल्ट हमें मिलेगा। हम खुद शॉक हो गए थे ये रिजल्ट देखकर। तब हमें लगा कि नहीं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अभी हम कहाँ जा सकते हैं। और उस समय गैंग्रीनॉल फोर्ट ने इतनी बड़ी ड्रीम दिखा दी कि आज गैंग्रीनॉल फोर्ट कहाँ है ये सबके सामने है, इसे हमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल जैसा कि आप बता रहे थे कि एक महिला के ऊपर इसको अप्लाई किया गया था, तो डॉक्टर प्रभात सवाल ये उठता है कि इसमें ऐसा क्या जादू है कि इसे मात्र 15 से 20 मिनट में ये अपना कमाल दिखा देती है? बिल्कुल, देखिए जैसे आप कह रहे हैं कि 15 से 20 मिनट में जादू दिखाना, तो ये साइंस है। साइंस हमेशा जादू दिखलाती है। मैं बार बार कहता हूं कि साइंस और जादू में बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं होता है। हम कहने के लिए कह देते हैं कि अरे ये विज्ञान है, कोई जादू नहीं है, ये दवा है, कोई जादू नहीं। नहीं, अगर ये साइंस है तो हमें जादू की तरह नजर आनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, जस्ट लाइक कि हम इलेक्ट्रिसिटी में स्विच को जब ऑन करते हैं और बल्ब के जलने में जो समय लगता है, ये जादू ही है अपने आप में। जिसने कभी भी अपने लाइफ में लाइट ना देखा हो, कभी भी, जैसे बहुत सारे ऐसे आदिवासी इलाके में लोग हैं जिन्होंने कभी लाइट का ना नाम सुना है ना ऐसा भी सुना है कि कभी कुछ ऐसा हो सकता है कि अंधेरे में कैसे, अंधेरे में आज भी लाइट जलाने के लिए वो लोग, आग की ज़रूरत पड़ती है उन लोगों को कि मसाल जलाए जाते हैं। और उनके सामने अगर हम स्विच को ऑन करके और बल्ब को जलाते हैं तो वो यही कहेंगे कि ये कोई मैजिक हो रहा है, ये कोई जादू है। तो गैंग्रीनॉल फोर्ट भी कंप्लीट अपने आप में साइंस है। और रही बात जादू दिखाने की, तो एक्चुअली ये इलेक्ट्रिसिटी बेस है। एंड बार बार मैं कहता हूँ कि ये ऊर्जा पर आधारित ये साइंस है, इसलिए ये जादू दिखा रही है। और टाइम नहीं लगता, इसलिए हमें जादू की तरह लगता है कि हम जैसे ही अप्लाई किए, उस महिला पर भी इस मेडिसिन का जब पहली बार एप्लीकेशन हुआ था तो जिसने 2 महीने 3 महीने से कुछ नहीं खाया पिया था, उसकी एनर्जी लेवल इतनी लो हो गई थी जिससे कि उसे बिल्कुल ऐसे पकड़ के उठाना पड़ता था और बैठाना और चलाना पड़ता था। उस स्थिति में उस मरीज पर जब मेडिसिन का एप्लीकेशन हुआ
तो आधे घंटे के अंदर उसने कंप्लीट 1 गिलास पानी पी, बिस्किट खाई, जूस पी, दूध पी, सब कुछ किया उसने, मतलब सेमी सॉलिड फूड भी लेना शुरू कर दिया। और कुछ दिनों के बाद तो स्थिति इतनी अच्छी हो गई कि फिर उसका अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। वो खुद अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो हमारे लिए भी, क्योंकि वो गैंग्रेनोल फोर्ट रिसर्च की पहली पेशेंट थी। तो आपने बताया कि इस प्रकार से ये एक साइंस है, जादू या साइंस बात एक ही है। तो मेरा अगला प्रश्न ये है कि बात करते हैं अगर हम कैंसर की, तो ये अलग अलग स्टेज से होकर गुजरता है, तो गैंग्रेनोल फोर्ट क्या इन सभी स्टेज पर काम करती है या सिर्फ शुरुआती दौर में ही ये कारगर साबित होती है? देखिए, जहाँ तक रही स्टेज की बात है, तो स्टेज अगर हम अपने अदर साइंस की बात करें, जिन लोगों ने स्टेज से बताया है, क्योंकि उनके लिए स्टेज जरूरी है। हर किसी के लिए जो डायग्नोसिस होती है वो हमारे सिस्टम के लिए होती है, कि डायग्नोसिस में हमारे सिस्टम कितनी फिट बैठ रही है उस डायग्नोसिस में। तो वो जो भी स्टेज होता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उसे हम स्टेज कह दें, जो हमारे मॉडर्न साइंस में बायोप्सी के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है। अगर फोर्थ स्टेज में भी अगर हम कहें तो भी ये गैंग्रेनोल फोर्ट उसी तरीके से काम कर रही है जो कि सेकंड स्टेज में भी करती है। अपने रही बात इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हमारे यहाँ डिजीज का कोई स्टेज नहीं होता है, कंडीशन होती है, एक रिवर्सेबल कंडीशन और एक इरिवर्सेबल कंडीशन। कभी कभी ऐसा होता है कि सेकंड स्टेज में भी अगर कैंसर है और इरिवर्सेबल स्टेज में चला गया है, तो वहां से भी डिजीज बिल्कुल लौटने के मोड में नहीं होता है। और नहीं तो अगर फोर्थ स्टेज में भी अगर कैंसर है और वहां अगर रिवर्सेबल मोड में है, रिवर्सेबल कैरेक्टर में है, तो वहां से भी कभी कभी हमने देखा है कि ट्रीटमेंट देकर और डिजीज को लौटाया जाता है। तो स्टेज, जहां तक आपने सवाल किया स्टेज की कि सेकंड से लेकर फोर्थ स्टेज तक, तो ये सारे स्टेज पर गैंग्रेनोल फोर्ट अपना काम कर रहा है। तो ये मतलब मरीज की जो इम्यूनिटी है या उसकी अपनी शक्ति पर डिपेंड करता है कि वो जो दवा है उस पर किस प्रकार असर करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप मैं जो बता रहा था अभी आपको कि कंडीशन रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल, ये टोटली उसके इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, उसकी हीलिंग पावर अच्छी है, तो वो रिवर्सेबल कंडीशन में है। अगर इम्यूनिटी उसकी जो इम्यूनिटी पावर वो घट गई है, तो फिर इरिवर्सेबल में चली जाती है वो। तो इतनी कारगर दवाई है कैंसर पर, कैंसर के दर्द को कुछ ही मिनटों में खत्म कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि गैंग्रेनोल फोर्ट को आखिर हासिल कहाँ से किया जाए, कहाँ से जो कैंसर के पेशेंट है इसको ले सके? देखिए, गैंग्रेनोल फोर्ट तो अभी हमारे जितने भी पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर चल रहे हैं पूरे देश में, वो चाहे महाराष्ट्र में हो, मध्य प्रदेश में हो, अदर देहरादून उत्तराखंड में भी है, हरियाणा में भी रन कर रहा है, बहुत सारे हॉस्पिटल चल रहे हैं हमारे पूरे देश में। तो जहां भी सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र से अफिलिएटेड इंस्टीट्यूट या सेंटर कहें हम उसे, पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर जो चल रहा है सेहत का, वहां से गैंग्रेनोल फोर्ट इजिली मिल जाता है। और अब उसे कोशिश किया गया है कि हमारे आम इलेक्ट्रोमेपैथ्स के लिए भी लाया जाए, बट वो ट्रेनिंग के बाद ही दिया जाएगा, क्योंकि गैंग्रेनोल फोर्ट की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है हमें 100% आउटपुट लेने के लिए। तो उसकी ट्रेनिंग देकर और उसके नियरेस्ट सेंटर से, जो भी उसका नियरेस्ट सेंटर होगा, वहां से वो गैंग्रेनोल फोर्ट मंगवा सकते हैं। तो यानी ये आप कह रहे हैं कि जो आपके एफिलिएशन के अंदर जो सेंटर्स है ये वहीं मिलती है और जल्दी ये बाहर भी अवेलेबल हो गया। मतलब मान लीजिए कि कोई हॉस्पिटल में अगर वो जा रहा है तो उसको क्या वो गैंग्रेनोल फोर्ट दवा में मिलेगी? नहीं, जनरल हॉस्पिटल में वो नहीं मिल पाएगी। अगर हम ऐसे इलेक्ट्रोमेपैथिक हॉस्पिटल की जहां तक बात करें, तो इलेक्ट्रोमेपैथिक हॉस्पिटल में मैंने उस समय बताया कि तभी मिलेगी जब वो ट्रेंड होंगे और उनके नियरेस्ट जो भी सेंटर चल रहा होगा, जो भी उनके नियर में सेंटर, वहां से जाके वो गैंग्रेनोल फोर्ट अपने यहाँ उपलब्ध, यानी आपके द्वारा इसको अप्लाई करने की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसी के बाद हमारे द्वारा दी जाएगी, या हमारे जो भी सेंटर होंगे चारों तरफ जो भी खुल रहे हैं, वहां पर ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। जी, तो ये तो बात हो गई कि गैंग्रेनोल फोर्ट आकर मिलती है। पर बात करें अगर सरकार की, तो सरकार तक इसकी पहुंच है? क्या सरकार जानती है कि हमारे देश में कोई ऐसी दवा है जो कैंसर के जो दर्द को इतनी जल्दी खत्म कर देती है? देखिए, सरकार की जहाँ तक बात है तो अभी हमारे गैंग्रेनोल फोर्ट रिसर्च के जो ब्रांड एम्बेसडर रहे वो हमारे पूर्व हेल्थ मिनिस्टर ही रहे हैं, अश्विनी कुमार चौबे जी। उनके यहाँ मतलब ऐसे करके 2-2, 3-3 केसेस फैमिलियर भी देखे गए और उनके नोन में बहुत सारे ऐसे केस हुए, क्योंकि जब हमारे मंत्री जी हेल्थ मिनिस्टर थे उस समय हेल्थ से जुड़ी हुई जिसकी भी समस्या होती थी वो उनके पास आते थे, और कैंसर शब्द उनके जहन में जैसे ही आता था तो उन्हें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और गैंग्रेनोल फोर्ट नजर आता था कि वहां पे हमें भेजो। और उस समय उन्होंने सैकड़ों मरीजों पर
इसका एप्लीकेशन करवाया और इसके रिजल्ट देखे। इसलिए आज भी वो कभी भी कोई पत्र, प्रशंसा पत्र हो या अनुमति पत्र हो, जब भी वो लिखते हैं तो वो सीधा कहते हैं कि मैंने इसका चमत्कार अपनी आंखों से देखा है, जो कि एक मतलब क्या कहा जाए, चमत्कार की तरह अविश्वसनीय है। मैंने इसके परिणाम देखे हैं इस गैंग्रेनोल फोर्ट के। तो सरकार की जहां तक आपने बात कहा, तो सरकार इस पर बहुत ही अभी एक्टिव है, और अभी भी अगर मंत्रालय में आप जाकर इलेक्ट्रोमोपैथी का नाम लें तो गैंग्रेनोल फोर्ट उन लोगों के जहन में आ जाएगा कि नहीं, वही गैंग्रेनोल फोर्ट है, क्योंकि सरकार के ही परमिशन से ये हर जगह पे जहां भी जा रहा था, टेस्ट के लिए गया हो या कहीं भी गया हो, सब ये सरकार के द्वारा। मतलब इसका जो दवा का टेस्ट हो चुका है? जी हाँ, सरकार ने इसको CDRI में भेजा था टेस्टिंग के लिए। जब हमारे अश्विनी चौबे जी बिहार के हेल्थ मिनिस्टर थे, उस समय उन्होंने जब बहुत सारे केसेस पर इसके रिजल्ट देखे तो उन्होंने यही कहा कि अब इसको प्रमाण के लिए भेज दिया जाए कि एक्चुअली इस मेडिसिन में है क्या, कहीं इसमें कोई ऐसा, क्योंकि हमारे कुछ डॉक्टर सोसाइटी जो होती है उसमें जब बात होती थी तो लोग हमेशा सवाल करते थे कि डॉक्टर साहब कहीं इसमें ऐसी तो कोई एलिमेंट्स नहीं हो सकती है कि हम अप्लाई कर रहे हैं, आज पता नहीं चल रहा है, 2 महीने के बाद कोई इसमें पेशेंट पर कोई इसका कुप्रभाव पड़ जाए। तो इसके सवाल का जवाब देने के लिए हमारे मंत्री जी ने क्या किया कि इस मेडिसिन को CDRI में भेजा, और CDRI की पूरी टीम इस पर, और सबसे बड़ी खुशी की बात थी कि जब ये CDRI में गई तो उसके डायरेक्टर डॉक्टर राम विश्वकर्मा जी थे, वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए इस रिसर्च से। शुरू में तो इलेक्ट्रोमोपैथी के नाम पर हुआ कि इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन यहाँ जांच नहीं हो सकती है, क्योंकि ये मॉडर्न साइंस की लेबोरेटरी, हम यहाँ पर इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन की नहीं जांच कर सकते हैं। बट वहाँ पे जब उनसे बातें हुई, बहुत सारे ऐसे हमारे क्वेश्चन आंसर हुए आमने सामने, प्लस हमारे मंत्री जी का रिकमेंडेशन भी था साथ में, तो ये एक प्लस पॉइंट था हमारे लिए। तो डॉक्टर राम विश्वकर्मा जी बहुत प्रभावित हुए इससे, और मैं उनका आभार व्यक्त करूँगा। और मैं हमेशा खुशी महसूस करता हूं इस बात का कि जब गैंग्रेनोल फोर्ट पहली बार उन्होंने अपने टेबल पर रिसीव किया था और कहा था कि इसे अब रिसीविंग टेबल पर लेने जाने की जरूरत नहीं होगी, मैं खुद इसे रिसीव कर रहा हूं, और रिसीविंग टेबल से स्टाफ को बुला के और वहां से रिसीविंग पेपर मंगवाया और कहा कि मैं खुद इसका रिसीव करके और सिग्नेचर करके उन्हें देखे कि चलो यहाँ पर आ गया है। और उसके बाद गैंग्रेनोल फोर्ट पर वहां के 7 साइंटिस्टों की टीम डॉक्टर आनंद कुलकर्णी के मतलब अगुवाई में, डॉक्टर आनंद कुलकर्णी साइंटिफिक डायरेक्टर हैं वहाँ के, उनकी अगुवाई में पूरी टीम वहाँ पर काम की गैंग्रेनोल फोर्ट पे। और उसकी जो रिपोर्ट थी, ये केवल देखना था कि इस गैंग्रेनोल फोर्ट में ऐसा तो कुछ नहीं है जो कि हमारे ऊपर हार्म कर रहा हो। तब CDRI ने लास्ट में एक रिपोर्ट दिया कि नहीं, अब इसको ले जाकर आप आयुष के साथ मिलके और पूरी तरह से अब ह्यूमन बींग्स पे अब इसका डबल ब्लाइंड ट्रायल टेस्ट करवा सकते हैं। पूरी तरह से संतुष्ट हुए, वहाँ संतुष्ट हुए। हमारे एम्स में गुलेरिया साहब के भी अगुवाई में मीटिंग हुई थी, डॉक्टर गुलेरिया जो डायरेक्टर साहब हैं हमारे एम्स के, और वहाँ के भी साइंटिस्ट 2-4 नाम हैं वैसे, रविंदर सिंह जी थे और भी बहुत सारे लोग थे सीनियर साइंटिस्ट। तो उन लोगों की अगुवाई में जब वहाँ भी मीटिंग हुई, वो लोग भी प्रभावित हुए। इसलिए मतलब शायद ही ऐसा कोई टेबल या टीम हुआ होगा। डॉक्टर देव प्रसाद चट्टोपाध्याय जी हों, जो हमारे NITM के डायरेक्टर भी रहे हैं, अभी कुछ महीने पहले वो रिटायरमेंट उनको मिला है, और CDRI के हमारे वो IDC के वो मेंबर भी थे। तो डॉक्टर प्रभात, आपने ये बताया कि जो सरकार है और जो यहाँ के वैज्ञानिक है वो तो गैंग्रेनोल फोर्ट के गुण से परिचित है, पर अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, क्योंकि वहाँ पर भी कैंसर पर जोर शोर से काम हो रहा है, तो क्या उनकी नज़र हमारे इस शोध पे पड़ी है? बिल्कुल। जहाँ तक रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात, तो मैं बता दूं कि बहुत पहले 2008 में ही अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की नज़र पड़ी, जिसने 3 बार रिक्वेस्ट लेटर दिया और इसके मेडिसिन पर बातचीत हुई काफ़ी, और वो जानना चाहा, उसको सैंपल भी भेजा गया था। बट कुछ गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं कि हम चाहकर भी बाहर में हमें अभी ये इंटर नहीं कर पाते हैं अपने रिसर्च को लेके या कुछ भी, तो वो सारे चीज़, क्योंकि उस समय हमने पेटेंट के लिए भी फाइल नहीं किया था, तो उस रूल्स को भी फॉलो करना होता है, जैसे FDA वगैरह है, और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। अभी तो हमारे इंडिया में ही उस मेडिसिन को अगर प्रॉपरली अगर हम चाहें कि हर साइंस को अगर इसको इम्प्लीमेंट कराया जाए, वो चाहे क्योंकि कैंसर के मरीज तो सबके पास है, वो चाहे हमारे एलोपैथिक डॉक्टर्स हों या होम्योपैथिक हों या आयुर्वेदा वाले हों, सबके पास है। बट इस मेडिसिन को अगर हम चाहें कि हर सिस्टम में दें, तो उसके लिए हमें उस रूल्स को फॉलो करना होगा जो गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल बनाए हैं। ये अलग बात हुई कि हमारे लिए कोई प्रोटोकॉल अभी तक नहीं बना है, तो गवर्नमेंट भी इस पर अभी बहुत आगे तक कदम रख दी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की और बात रही तो हमारे सेन पाठक जैसी शख्सियत, MD एंडरसन कैंसर सेंटर, अगर MD एंडरसन से अगर आपके रिसर्च पे अगर कुछ मुहर लग रही है,
या वहाँ के लोग अगर मुहर लगा रहे हैं आपके रिसर्च पर, तो अपने आप में एक रिकॉग्निशन होती है। अब उसमें पहचान की हमें ज़रूरत नहीं होती, हम ये नहीं कह सकते कि हमें कौन पहचान रहा है। एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर के एमेरिटस रिसर्च प्रोफेसर डॉक्टर सेन पाठक, एमेरिटस रिसर्च प्रोफेसर, इट मीन्स कि अब हम कहें कि उससे अब ऊपर हमें सोचना होगा कि हम किसका नाम लें। और वैसी शख्सियत, दुनिया का इकलौता, उन्होंने जब ये कहा कि गैंग्रेनोल फोर्ट देखकर कि डॉक्टर साहब ये मेडिसिन, क्योंकि सबसे पहले हम लोग इस मेडिसिन को पहले पेन किलर की तरह यूज़ करते थे, हमें लगता था कि ये पेन पे काम करती है, लेकिन एक ऐसे मरीज पर हम लोगों का बिल्कुल आमना सामना हुआ, हमारी सेहत की टीम और हमारे डॉक्टर सेन पाठक जी का, और उस पर जब उन्होंने रिजल्ट देखा तो यही कहा कि डॉक्टर प्रभात, ये मेडिसिन पेन किलर नहीं है, सिर्फ ये एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन भी है, और पूरे वर्ल्ड में अभी कैंसर के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन अभी काम नहीं हुआ है, ना रिसर्च हुआ है किसी तरह का। और हमें बहुत ही गर्व हो रहा है कि हमारे इंडिया में, क्योंकि हमारे सेन पाठक जी हमारे भारतवर्ष से ही जुड़े हुए हैं, उन्होंने BHU से PhD किया और वो ये देख कर कि हमारे भारत से ये चीज़ निकला है और काफ़ी प्लेस्ड हुए। और इसका नतीजा ये रहा कि आज भी व्हाट्सएप पे या कभी कॉलिंग पे हमारी बातें होती रहती है, और वो बिल्कुल मतलब उस लेवल के सीनियर हमारे इतने तहजीब से बातें करते हैं और इतने तरीके से, ये उनका अपना संस्कार भी है बातें करने का। और रही बात इधर की क्वालिटी भी है कि उन्होंने क्वालिटी देखा, क्योंकि हीरे की पहचान हमेशा जौहरी ही कर सकता है। बिल्कुल। तो अगर हमारे डॉक्टर सेन पाठक जैसे जौहरी अगर मिल जाए तो फिर गैंग्रेनोल फोर्ट रुकने का स्टेज में नहीं रहता है। और अभी हम लोग तैयारी में हैं कि इसको FDA से भी कैसे इसका अप्रूवल ले लिया जाए। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि FDA से इसका अप्रूवल मिल जाए, हम तो उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द गैंग्रेनोल फोर्ट हमारे देश नहीं दुनिया भर के जो कैंसर के मरीज़ हैं उनके लिए ये प्रयोग में लाई जाए और उनको लाभ पहुंचाए। मेरा अगला प्रश्न ये है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा जो योजना चलाई जा रही है आयुष्मान भारत, तो गैंग्रेनोल फोर्ट उसमें कितना सहयोग दे पाएगी? देखिए, आयुष्मान भारत में प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई है आयुष्मान भारत की जी, वो रियली में एक्चुअली वो गरीबों के लिए है, और वो हम उसमें सहभागी इसलिए बन रहे हैं कि आयुष्मान भारत में प्रधानमंत्री जी ने पेन एंड पैलिएटिव केयर का प्रोजेक्ट रखा है, और पेन एंड पैलिएटिव हम लोगों का भी सब्जेक्ट है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज सब जगह इलाज करा रहे हैं और लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो वो उनके दिमाग में ऐसा ना आए कि हमारे देश में कहीं इलाज ही नहीं है। तो हम लोग जाने अनजाने इनडायरेक्ट वे में उस आयुष्मान भारत के प्रोजेक्ट में सहभागी बन रहे हैं। ये अलग बात है कि उसमें जो आर्थिक लाभ मरीज को मिलना चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे हैं चाहकर भी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी की योजना है, तो वो प्रधानमंत्री जी के तरफ से ही मिलेगा जब भी मिलेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रोमेपैथी को एक मुकाम तक, मतलब लेजिस्लेशन के मुकाम तक सरकार पहुंचा दे रही है, तो फिर उस आयुष्मान भारत के उस प्रोजेक्ट में पेन एंड पैलिएटिव केयर में जो प्रधानमंत्री जी ने लाया है, उसमें जो हमारा गैंग्रेनोल फोर्ट है और ये रिसर्च बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी आगे चल के। तो आपने बताया अहम भूमिका निभाएगी। मेरा अगला प्रश्न इसी से ही जुड़ा हुआ है कि अगर हम बात करते हैं कैंसर की, तो जो इसका इलाज है बहुत ही महंगा माना जाता है हमारे देश में। तो अगर बात करें कि आर्थिक स्तर जिनका बहुत नीचे है, मतलब जो गरीब हैं, जो इसका खर्चा वहन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए गैंग्रेनोल फोर्ट कितनी लाभकारी है, या उन तक इनकी पहुंच है कि नहीं? देखिए, गैंग्रेनोल फोर्ट हमारे सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र की शोध है, जहाँ तक कि मैं बता भी चुका हूँ इसे। और ये रही बात गरीबों के लिए, तो हमारे सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र जब भी किसी भी सेंटर को मेडिसिन प्रोवाइड कराती है तो 10% गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार 10% की एक अलग से छूट देती है, वो सिर्फ चैरिटी के लिए। अगर हमारे मरीज रियली में गरीब हैं, वो सक्षम नहीं है, मैं उन लोगों से भी कहूँगा जो सक्षम हैं कि अगर आप सक्षम हैं तो उस 10% का लाभ आप ना उठाएं, क्योंकि वो 10% हमारे उन मरीजों के लिए है जो बिल्कुल वो सक्षम नहीं है, या इलाज कराते कराते उनकी स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है आर्थिक रूप से, उनको कम से कम 10% का लाभ दिया जा सके। मतलब जितना पॉसिबल होता है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब नॉन गवर्नमेंट का है, जिससे क्योंकि सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र कभी भी गवर्नमेंट से किसी तरह का अभी कोई ऐड नहीं लेती है। तो जब ऐड नहीं लेती है तो जो भी डेवलपमेंट, वो इलेक्ट्रोपैथी के डेवलपमेंट में जो भी खर्च हो रहे हैं या जो भी जाते हैं, वो सेहत की अपनी फंड होती है और वहाँ से हमें छूट दिया जाता है उन्हें। बिल्कुल, जैसे कि हम इलाज की ही बात कर रहे हैं कैंसर की,
तो तमाम तरह के इंजेक्शंस होते हैं, कीमोथेरेपी होती है, एक तरह की जो प्रताड़ना है वो झेलनी पड़ती है उस पेशेंट को। तो अगर हम बात करें गैंग्रेनोल 4 की, तो क्या अगर इसको लगाने पर कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई ऐसा दर्द या कुछ ऐसा महसूस तो नहीं होता है पेशेंट को? नहीं, देखिए जैसे आपने बताया कि कीमोथेरापी, रेडिएशन या इंजेक्शन, प्रताड़ना शब्द आपने यूज़ किया, एक्चुअली उसे हम प्रताड़ना न कहें, क्योंकि हर साइंस का अपना अपना एक प्रोटोकॉल होता है ट्रीटमेंट का। हमारे मॉडर्न साइंस के पास उसका एक प्रोटोकॉल है कि वो ट्रीटमेंट देगा तो कैसे देगा। हमारे आयुर्वेदा के पास भी, तो हमारे मॉडर्न साइंस के पास कीमोथेरापी, रेडिएशन या सर्जरी या इंजेक्शन के थ्रू हम जो भी कह रहे हैं, तो ये सारे सिस्टम हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं तो उसके पास वो प्रोसेस है, उस सिस्टम में वैसे इलाज करेंगे। आयुर्वेदा में जाएंगे तो उनके पास भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं ट्रीटमेंट के। हमारे इलेक्ट्रोपैथी में आएंगे तो हमारे इलेक्ट्रोपैथी का भी जो ट्रीटमेंट होता है बहुत ही ईजिली होता है। हमारे यहाँ 2 तरह की जो मेडिसिन होती है, ग्लोबुलर मेडिसिन और लिक्विड मेडिसिन, इन दोनों तरह की दवाओं से इलाज किया जाता है। अब गैंग्रेनोल 4 की भी बात जहाँ तक है, तो ये भी अपने दोनों फॉर्म में है। गैंग्रेनोल 4 लिक्विड फॉर्म में भी है और ग्लोबुलर फॉर्म में भी है। तो लिक्विड फॉर्म की जो मेडिसिन होती है उसको बिल्कुल एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है, लोकली एप्लीकेशन होता है कैंसरस पेन पे, टारगेटेड प्लेस पर, और वहाँ पर विद इन 20 मिनट्स इसके रिजल्ट देखे जाते हैं। और उसके बाद फिर से जो उसका रीएप्लीकेशन होता है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन होता है कि हम कब अप्लाई करेंगे। यानी कि कैंसर, अगर आपने कहा कि जो टारगेटेड जगह पे लगता है, जैसे मान लीजिए उसको ट्यूमर है कहीं भी जगह पे, जो मतलब कैंसर जो दिखते नहीं है, जो अंदरूनी होते हैं, उन पर कैसे काम करती है? उन पर भी सेम उसी तरीके से काम करती है। हमें ट्यूमर नजर आए या ना आए, ट्यूमर अगर नजर आ रहा है बाहर में, अगर वो कम होता है तो सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि मुझे नजर आ गया कम होते हुए। लेकिन अगर इंटरनल ट्यूमर भी है, क्योंकि हमारी जो दवाएं होती है वो एनर्जी बेस है, इलेक्ट्रोपैथिक सारी मेडिसिन जो होती है, तो वो हम बाहर से भी सपोज करें हमें लिवर पे, अगर लिवर कैंसर है या गॉल ब्लैडर कैंसर है, तो हमें हमारे जो चिकित्सक होते हैं उन्हें इतना पता होता है कि लिवर रीजन कहाँ है या गॉल ब्लैडर का रीजन कहाँ है, तो उस रीजन पे अप्लाई करते हैं हम एक्सटर्नली। राइट साइड में हम अप्लाई किया सपोज करें, और एक्सटर्नली अप्लाई करने के बाद वो उसे जहाँ जाना होता है जिस जगह पे, वहाँ वो मेडिसिन पहुँचती है और वो अपना असर करती है। तो बिल्कुल आपने जैसे बताया कि किसी प्रकार का भी कैंसर हो तो उसमें ये गैंग्रेनोल 4 है अपना असर दिखाती है। बिल्कुल। मेरा अगला प्रश्न ये है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को या किसी मरीज को डायग्नोज हो चुका है कि भाई वो अभी शुरुआती दौर में है अपने कैंसर के, तो अगर वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट में आ जाता है तो क्या हम ये माने क्या उसका कैंसर पूरी तरह ठीक हो सकता है? देखिए, जहाँ तक आप पूरी ठीक होने की बात कही, तो मैं आपके पहले भी इससे कुछ सवालों का जवाब दिया था और मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में 2 तरह के स्टेज होते हैं, एक रिवर्सेबल स्टेज और दूसरा इरिवर्सेबल स्टेज, कंडीशन हम कहें उसे। तो अगर रिवर्सेबल कंडीशन में होगा तो वो शुरुआती स्टेज नहीं, अगर 3rd स्टेज में भी होगा तो भी हम सफल होते हैं, चिकित्सक और मरीज भी सफल होते हैं अपना बीमारी को ठीक कराने में। और अगर रिवर्सेबल स्टेज में नहीं होगा, वो अपने शुरुआती स्टेज में भी है बीमारी, तो फिर दिक्कत आती है। लेकिन ये है कि कैंसर मरीजों की लाइफ जब तक रहे, उस लाइफ को हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि, क्योंकि पेन एंड पैलिएटिव का भी एक रोल होता है, पेन एंड पैलिएटिव भी अपने आप में एक ट्रीटमेंट है, इसे हम ट्रीटमेंट कहें। मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब को रोक रही हूँ, माफी चाहूंगी कि पेन एंड पैलिएटिव के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को जरा विस्तार से बता दें, जो लोग नहीं जानते हैं अभी तक। देखिए, पेन एंड पैलिएटिव का मतलब होता है कि पैलिएटिव का मतलब है उपशामक, हम कहें ऐसा कि किसी भी बीमारी में, हम अभी कैंसर की बात कर रहे हैं इसलिए हम कैंसर को ले रहे हैं, बाकी पेन एंड पैलिएटिव बहुत सारी डिजीज में जरूरत पड़ जाती है, जैसे रेनल केयर में भी आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे रेनल डिजीज होते हैं वहां पर भी पेन एंड पैलिएटिव की जरूरत होती है। लेकिन अभी हम कैंसर की जब बात चल रही है तो हम कैंसर को ही फोकस करें। कैंसर में पेन एंड पैलिएटिव की जरूरत जो पड़ती है वो उस स्टेज में मरीज की लाइफ अगर सपोज करें कि 2 साल है या 4 साल है या 5 साल, क्योंकि डॉक्टर्स का रोल जो होता है वो लाइफ एंड डेथ पर नहीं होता है। मैं बार बार कहता हूं कि डॉक्टर का रोल डिजीज पर होता है। तो उसकी लाइफ सपोज करें कि 5 साल है और पेशेंट को पेन होना शुरू हो गया है, दर्द में अब कोई दवा काम नहीं कर रही है और लाइफ उसकी 5 साल अभी सर्वाइव करने वाली है, तो 5 साल लाइफ उसकी पेन में बीतती है। तो पेन एंड पैलिएटिव का जो रोल होता है कि इसकी लाइफ की सर्वाइवल जब तक है तब तक उसके पेन को ऐसा कर दिया जाए कि मरीज बिल्कुल आराम की जिंदगी जीना शुरू कर दे और उसे पता भी न चले कि हमें कोई डिजीज हुई है। तो कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि कैंसर मरीज को जब दर्द हुआ और दर्द को खत्म कर दिया गया, जब दर्द होता है उस समय मरीज ये सोचते हैं कि अब मेरा मर जाना ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि अब ये दर्द टॉलरेट नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही उस दर्द को कम किया जाता है, मरीज के सामने जीने की उम्मीद जग जाती है
और वो ये सोचता है कि लग रहा है कि अब मेरी बीमारी ठीक हो रही है, अब मैं मरना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि मरीज अगर ये सोच ले कि मुझे मरना है या मैं मर जाऊं तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है उसे। लेकिन अगर मरीज में जीने की उम्मीद जग जाए, मतलब उसकी विल पावर अगर आ जाए अंदर से, तो जैसे ही विल पावर आती है तो उसकी इम्यूनिटी भी बढ़नी शुरू हो जाती है, उसकी हीलिंग कैपेसिटी भी बढ़नी शुरू हो जाती है, और उस समय हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक की मेडिसिन और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। इसीलिए काउंसलिंग जो होता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में बहुत ज़रूरी होता है उसकी हीलिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। तो पेन एंड पैलिएटिव का रोल यही है कि मरीज की लाइफ की सर्वाइवल जब तक हो तब तक वो अपनी आराम की ज़िंदगी जिए। बिल्कुल, आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताया कि कैंसर, पेन एंड पैलिएटिव के बारे में। डॉक्टर प्रभात, लास्ट एपिसोड में हमने लोगों को बोला था कि कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहें तो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। एक ऐसा ही प्रश्न हमारे कमेंट सेक्शन में आया है। उनका सवाल है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी विशुद्ध ऊर्जा पर आधारित चिकित्सा विज्ञान है, परंतु कुछ गलत एवं स्वार्थी लोग इसमें अपना मत थोपकर अपनी कुतर्कयुक्त बातों को साबित करने में लगे रहते हैं और भोले भाले ईएचपी चिकित्सकों को गुमराह भी कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए, इसका उत्तर चाहेंगे? देखिए, ऐसे लोगों से तो हमें स्वयं ही बचना होगा। इस पर हमें एक कबीर साहब का एक वाणी याद आ रहा है कि संगत में कुसंगत उपजे जैसे वन में बांस, और आपा घिस घिस आग लगावे करे वन खंड का भी नाश। कि संगत में ही, संगत मतलब अच्छे लोग होते हैं, कि संगत लोगों के बीच में ही बुरे लोगों का भी जन्म होता है। ऐसे लोगों में ही कि हमारे विचार नहीं मिलते हैं उन लोगों से, बस वो क्या करते हैं कि अपनी एक अलग गुट बनाते हैं, और वो जब बनाते हैं तो वो क्या करते हैं कि इसका भी नाश करते हैं। जैसे कहा गया ना कि जैसे वन में बांस है, बांस जो होते हैं ना, बांस जब जंगल में उपजता है तो वो आपस में घिस घिस कर और आग लगा देते हैं और उसमें जंगल का भी नाश होता है। लेकिन फिर भी उसमें कुछ हमारे जो हरे पौधे होते हैं, बिल्कुल हरे, जिन पर कि उसमें सूखापन का कोई असर ना हो, उन पर उस अग्नि का कोई असर नहीं पड़ता है। तो हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में हम यही कहना चाहेंगे कि चाहे जो भी इसमें अलग मत दे रहा हो या कुछ भी कर रहा हो अपना, हमें मैटी साहब को बिल्कुल पकड़ के चलना है, बिल्कुल इधर उधर ताक झांक नहीं करनी है। जैसे अगर हमने किसी ट्रेन पर बैठ गए अगर, और हमें पता चला कि नहीं यहाँ से मुझे कोलकाता जाना है, तो अब हर स्टेशन को ताक झांक ना करें कि कोलकाता आया कि नहीं, क्योंकि जिस ट्रेन में बैठे हैं इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये ट्रेन मुझे कोलकाता ही लेकर जाएगी, और जब कोलकाता लेके जाएगी तो मैं आराम से देखूंगा कि ये कोलकाता आ गई, बस उतर जाना है। क्योंकि बार बार अगर हम उतर के स्टेशन के नेम प्लेट को पढ़ते रहेंगे कि कहीं आ तो नहीं गए, कहीं यही तो नहीं है, तो पता चला कि कभी ऐसा होगा कि पढ़ते रह जाएंगे और गाड़ी छूट जाएगी हमारी। तो इसमें हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से काफ़ी दूर हो जाएंगे। इसलिए हमें ताक झांक भी करने की ज़रूरत नहीं है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में कौन क्या बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो बिल्कुल हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मैटी थ्योरी के अनुसार, और हमें मिला लें उससे कि नहीं जो मैटी साहब ने कहा था बिल्कुल उससे इनका मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तो हम घंटों बैठ के उनकी बातें सुन ले फिर कि नहीं चलो ये मैटी की ही बातें कर रहे हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो हमें 2 मिनट भी उनकी बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हम डाइवर्ट हो सकते हैं। क्योंकि ऐसी लोगों की बातें भी मीठी मीठी होती है, बुरी नहीं होती है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसका जो परिणाम होता है, प्रोग्नोसिस होता है, वो अच्छा नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम अपने मेन सिस्टम, मूल सिस्टम से दूर हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें स्वयं ही बचना होगा। इससे बचने के लिए सिर्फ एक उपाय है कि हमारे ऊपर मैटी की ब्लेसिंग बनी रहे और हम मैटी को छोड़े नहीं, मैटी के कॉन्सेप्ट को ना छोड़ें। जी, तो बिल्कुल मैटी जी के कॉन्सेप्ट को ना छोड़ें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। तो डॉक्टर प्रभात, मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक थे उनके सवाल का जवाब तो उन्हें मिल गया होगा। आप हमेशा यहाँ आते हैं और हमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़ी हुई इतनी सारी जानकारियाँ देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र के उप निदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा, जो हमें बता रहे थे कैंसर की उस अद्भुत खोज यानी गैंगेनोल फोर्ट की कि किस प्रकार से वो कैंसर के मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। बस आज के लिए इतना ही। आगे भी हम आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़ी हुई तमाम जानकारी पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।